हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। आज इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फिगर ऑफ स्पीच वन बाय वन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मेटाफर। सबसे पहले हम मेटाफर की डेफिनेशन को जानेंगे कि मेटाफर की डेफिनेशन क्या है। मेटाफर इज अ कंडेंस्ड और इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर को रूपक अलंकार भी कहते हैं। मेटाफर एक प्रकार की कंडेंस्ड और इम्प्लाइड सिमिली होती है। सिमिली के बारे में मैंने एक वीडियो आपको पहले बनाकर भेजा था फिगर ऑफ स्पीच में, आप उसे देख लीजिएगा। तो जो रूपक अलंकार होता है वह एक सघन, कंडेंस्ड यानी सघन, और इम्प्लाइड यानी एक ऐसा शब्द जिसके अंदर कुछ अंतर्निहित हो, जिसमें गुप्त रूप से कुछ छुपा हुआ हो। तो मेटाफर एक कंडेंस्ड और इम्प्लाइड सिमिली होती है इन विच, जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना की जाती है। बट परंतु वर्ड्स लाइक, एज, सो आर नॉट यूज। परंतु ऐसे सेंटेंसेस में हम कभी लाइक, एज और सो जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इनका प्रयोग होने पर वह मेटाफर सिमिली में चेंज हो जाता है। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये मेटाफर का एग्जांपल कई परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिए। The camel is called the ship of the desert। तो यहाँ पर बताया गया कि जो ऊंट है उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो यह एक मेटाफर है। यहाँ पर ऊंट को, एक ऑब्जेक्ट ऊंट है और दूसरा ऑब्जेक्ट डेजर्ट है। तो डेजर्ट जो है उसको हम जो कंप्राइज कर रहे हैं, कंप्राइज करने के लिए हम लाइक और एस सो शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ही कह रहे हैं कि जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। रेगिस्तान के जहाज के जैसा नहीं होता है, रेगिस्तान का जहाज ही होता है ऊंट, ऐसा कहा जाता है क्योंकि यह रेत पर आसानी से चलता है। अगला एग्जांपल देखिए, फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। जो दोस्ती होती है वह एक आश्रयदायक पेड़ होती है। अब दोस्ती कोई पेड़ थोड़ी होती है। तो यहाँ पर दोस्ती को हमने मेटाफर लिख करके बताया है और बताया कि फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। थर्ड एग्जांपल है द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट। जो न्यूज थी, जो खबर थी, वो उसके लिए बिल्कुल एक छुरे की तरह थी जो उसके हार्ट में चुभ गया। नंबर थर्ड का एग्जांपल आपको बता रहा है मेटाफर के बारे में। नोट, इस बात का ध्यान रखें, इन द अबव एग्जांपल्स द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक, एज, सो, एज हैव नॉट बीन यूज्ड। इन तीनों सेंटेंसेस में कहीं भी लाइक, एज और सो शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह मेटाफर है। आगे देखिए, मेटाफर इज कॉमनली यूज्ड इन कैजुअल स्पीच बट इज आल्सो फाउंड मोर fully developed in works of literature. To help you understand metaphor, here are some common examples of metaphors. Metaphors को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको लिटरेचर के कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। पहला एग्जांपल है laughter is the best medicine. This phrase compares laughter to medicine, which implies that laughter, humor, fun can help people get over difficult situations. जो हंसी है, जो हंसना है, जो हास्य है, वह एक दवा की तरह है। लेकिन हंसी कोई दवा थोड़ी होती है, हमने हंसी को दवा बताया है। और इससे ठीक है, लोग क्या हो जाते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलकर बाहर आ जाते हैं हास्य से। तो दिस फ्रेज compares laughter to medicine, which implies that laughter, humor, fun can help people get over difficult situations. Second example देखिए, her words in the speech tonight were pearls of wisdom. उसके शब्द जो कि भाषण में प्रयोग किए गए थे रात में, वर यानी थे, पर्ल ऑफ विस्डम, वो बिल्कुल बुद्धि के मोती जैसे थे। दिस स्टेटमेंट compares someone's words to valuable pearls. यहाँ पर बताया गया कि किसी के शब्द बिल्कुल मोतियों जैसे वैल्यूएबल है। दिस हेल्प्स द ऑडियंस अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट द ओरिजिनल वर्ड्स आर। यह बात यह बताती है कि ऑडियंस के लिए जो शब्द हैं वो कितने इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल और हम आपको दे रहे हैं।
उदय सिंह इज द स्टार ऑफ द फैमिली। उदय सिंह अपने फैमिली का स्टार है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास माने जाते हैं भारत के शेक्सपियर। ही होल्ड्स द रेंस ऑफ ऑफिस। वो अपने ऑफिस की लगाम, रेंस मतलब होता है लगाम, घोड़े की लगाम जो होती हैं वो रेंस कहलाती हैं। ही होल्ड्स द रेंस ऑफ ऑफिस मतलब पूरे ऑफिस को अपने बस में रखता है। नंबर 4, लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ एक सपना है। और नंबर 5, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी फूलों का बिस्तर, गुलाब का बिस्तर नहीं है। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इन एग्जांपल्स मेटाफर्स के। मेटाफर और सिमिली में अंतर क्या होता है ये भी जान लीजिए। सिमिली में मेटाफर से अधिक शब्द होते हैं। सिमिली की अपेक्षा मेटाफर अधिक प्रभावपूर्ण होता है। सिमिली में एज, सो और लाइक शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि मेटाफर में एज, सो और लाइक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ये एक सिमिली है। देखिए इसमें लाइक शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन हमने कहा लाइफ इज अ ड्रीम तो ये मेटाफर है। लाइक शब्द को हटाते ही मेटाफर हो गया है। आगे देखिए सिमिली वर्सेस मेटाफर के लिए हम और भी एग्जांपल आपको क्लियर करने के लिए लाए हैं। बॉब इज एज ब्रेव एज लॉयन। ये लड़का, ये बॉब जो है वो लॉयन की तरह ब्रेव यानी साहसी है। तो मैंने एज लगाकर बॉब की तुलना लॉयन से कर दी है, तो ये एक सिमिली है। परंतु जब मैंने कहा बॉब इज अ लॉयन, बॉब तो बिल्कुल लॉयन है, तो फिर यहां पर हमने डायरेक्ट इसमें मेटाफर का यूज किया। सिमिली और मेटाफर के अंतर को हम इन बिंदुओं से और समझते हैं। अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, और मेटाफर अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स एज और लाइक। Similes use connecting words as, like and as. Metaphor do not use connecting words to point a picture and give an example. तो metaphor to point a picture for the reader. Similes make explicit comparisons. Metaphor make implicit comparison. A comparison between two different things. A comparison between two different things without using words as or like. एग्जाम्पल से देखिए, बॉब इज एज ब्रेव एज लॉयन, ये सिमिली है, परंतु बॉब इज अ लॉयन ये एक मेटाफर है। द पिज्जा इज एज हॉट एज अ फायर। पिज्जा इतना गर्म है कि जितनी आग। वैसे पिज्जा को सही उच्चारण पिट्सा होता है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका राइट प्रोनाउंसिएशन पिट्सा होता है, लेकिन पिज्जा चलता है, हम बोलते हैं, ये एक्सेप्टेड है, तो इंडिया में पिज्जा ही बोला जाता है। द पिज्जा इज अ फायर, यहाँ डायरेक्ट कहा गया कि पिज्जा तो एक आग है। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ एक ड्रीम की तरह है। लाइफ इज अ ड्रीम और लाइफ ड्रीम है। सी इज लाइक एन एंजल। सी इज एन एंजल। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, मतलब एज और सो शब्दों को निकाल दीजिए तो मेटाफर बन जाता है। एज, लाइक और सो शब्दों को लगा दीजिए तो सिमिली बन जाती है। हमारा दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। जब किसी निर्जीव या अमूर्त विचार का इस प्रकार वर्णन किया जाए जैसे कि उसमें जीवन हो, तो ऐसे अलंकार को मानवीकरण कहते हैं। इंग्लिश में देखिए डेफिनेशन है, personification is a figure of speech in which inanimate objects or abstract notions are shown as persons of having life। मतलब निर्जीव वस्तुओं को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे ये सजीव है। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, लिखा है द सन इज स्माइलिंग एट अस। ये सूर्य हमारे ऊपर हंस रहा है। ये एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है सन, और इसको बताया ऐसे गया है जैसे यह एक एनिमेट ऑब्जेक्ट हो, यानी जीवित। इनएनिमेट मतलब निर्जीव, और एनिमेट मतलब होता है सजीव। ओके, द स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी। ये गलियां मुझे बुला रही हैं, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण है। और एग्जांपल्स देखिए, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। द मून वेल्ड हर फेस। मून यानी चंद्रमा ने ढांक लिया अपने चेहरे को। वेल्ड यानी होता है घूंघट डालना है, ढांकना। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। अ लाई हैज नो लेग्स। ये सारे एग्जाम्पल्स पर्सोनिफिकेशन के हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और आप इन्हें अच्छे से परीक्षा में पहचान कर आप अपने उत्तर को दीजिएगा।
पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल आपके पिछले साल की परीक्षा में आया था वर्ग 1 में, जो एमिली डिकिंसन का एक पोएम से लिया गया था। लिखा था सी स्वीप्स विद मैनी कलर्ड ब्रूम्स। यहाँ सी जो है ये सन को बताया गया है कविता में, जो शी है वो सन को शो कर रहा है। सी स्वीप्स विद मैनी कलर्ड ब्रूम्स एंड लीव्स द थ्रेड्स बिहाइंड। यहाँ थ्रेड्स का कलर को बताया गया है। ओ हाउस वाइफ, यहाँ हाउस वाइफ भी सन को बताया गया है। हाउस वाइफ इन द इवनिंग बेस्ट कम बैक एंड डस्ट द पॉन्ड। यहां पर हमसे पूछा गया विच इज द फिगर ऑफ स्पीच दैट रन्स अलोंग द लाइंस। पैरोडी है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, सिमिली। तो यहां देखिए सी यानी सन को और जो सन है उसे शी कहा गया है और फिर हाउसवाइफ भी कहा गया है। तो यह एक पर्सोनिफिकेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर है पर्सोनिफिकेशन। एक और एग्जांपल आया है, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर। यह लाइन जो है यह टेबल्स टर्न वर्ड्सवर्थ की जो कविता है उससे लिया गया एग्जांपल है और ये पिछले साल की मतलब पिछले लास्ट मतलब 2019 में जो वर्ग 1 का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था इन लाइनों का। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन दिस लाइंस। पोएटिक डिवाइस कौन सी पोएटिक डिवाइस इसमें है? आयरनी है, एंटीथेसिस है, पर्सोनिफिकेशन है या कॉन्ट्रास्ट है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन क्योंकि नेचर को टीचर के रूप में बताया है वर्ड्सवर्थ ने और यह टेबल्स टर्न कविता की लाइनें हैं। इसमें पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है। हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन को विरोधाभास कहते हैं। परिभाषा, ऑक्सीमोरॉन वह अलंकार है जिसमें एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुण एक साथ दिखाए जाते हैं। ऑक्सीमोरॉन इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और phrases having opposite meaning. Examples देखिए, James I was the wisest fool in the Christendom. Note, in the above example, James I had two opposite qualities, wisdom and foolishness. तो देखिए यहाँ wisdom यानी होता है बुद्धिमान, बुद्धि और foolishness होती है मूर्खता। तो दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया, लिखा गया wisest फूल। तो वाइजेस्ट फूल, वाइजेस्ट एक फूल कैसे हो सकता है और फूल वाइजेस्ट कैसे हो सकता है? तो ये विरोधाभास यहाँ पर दिखाया गया है। ऑक्सीमोरॉन का और एग्जांपल देखिए आप, जो कि ऑक्सीमोरॉन के एग्जांपल्स लिटरेचर से हैं। यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन ने कविता के रूप में एक एपिक लिखा था उससे ली गई है। ओ प्रीसियस बाने, बाने होता है परेशानी या कठिनाई या विनाश। तो देखिए कहा गया ओ प्रीसियस बाने मतलब कीमती विनाश। अब विनाश कीमती कैसे हो सकता है? ठीक, टॉर्मेंटिंग जॉय, टॉर्मेंटिंग यानी परेशान करने वाला, जॉय यानी खुशी, परेशान करने वाली खुशी। डिवाइडिंग चेन, अब देखिए चेन, चेन तो जुड़कर ही बनती है, फिर यहाँ पर लिखा है डिवाइडिंग चेन। अब चेन को डिवाइड कैसे कर सकते हैं? डिवाइड करो तो वो चेन नहीं रहेगी। और लास्ट दिया है एग्जैक्टिंग टॉय, एग्जैक्टिंग यानी सख्त और टॉय यानी खिलौना। और खिलौने सख्त कैसे हो सकते हैं? टॉय तो बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट होते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ एग्जैक्टिंग टॉय, तो ये चारों आप देख रहे हैं, अप्रीसियस बाने, टॉर्मेंटिंग जॉय, डिवाइडिंग चेन और एग्जैक्टिंग टॉय पैराडाइज लॉस्ट से ऑक्सीमोरॉन की एग्जांपल्स हैं। अगला ऑक्सीमोरॉन के और एग्जांपल के मैंने पिक्चर कलेक्ट किया है इंटरनेट से। An oxymoron is a figure of speech in which two terms appear to contradict each other. कभी कभी आपसे परिभाषा दे करके भी पूछा जाता है कि बताइए ये परिभाषा किस फिगर ऑफ स्पीच की है, तो आप इसको भी ध्यान रखिए। ये देखिए यहाँ लिखा है deafening silence, almost limitless, fresh frozen, pretty bad, going nowhere, feeling numb, all alone, act naturally, random pattern, daydreams। अब देखिए ड्रीम्स और डे दिन में ड्रीम्स नहीं देखे जाते, रात में ही देखे जाते है ना। और स्मॉल क्राउड, देखिए क्राउड शब्द का प्रयोग किया गया और फिर कहा गया स्मॉल क्राउड। तो ये कैसे हो सकता है कि क्राउड स्मॉल हो? तो इनसाइड आउट, अब इनसाइड मतलब अंदर होता है, आउट मतलब बाहर होता है। आवफुली नाइस, बड़ा अजीब तरह का सुंदर, तो सुंदर है तो अजीब क्यों है? अजीब है तो सुंदर क्यों है? तो न्यू यूज्ड कार, न्यू और यूज्ड कार जो है वो न्यू कैसे हो सकती है
है ना, और एक न्यू कार यूज्ड कैसे हो सकती है। तो ये ऑक्सीमोरन के कुछ एग्जांपल्स हैं। अगला कुछ एग्जांपल्स और है हमारे। ही इज आइडली बिजी नाउअडेज, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ये एग्जांपल्स परीक्षा में पूछे गए हैं। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह ऑक्सीमोरन का एग्जांपल है। और लाइफ इज बिटर स्वीट, ये देखिए नंबर 4, द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर। और नंबर 5, बिटर स्वीट ऑफ लव। आप हर जगह देखिए विरोधाभास दो शब्दों में, बिटर और स्वीट, रेगुलरली इरेगुलरली, बिटर स्वीट, ओपन सीक्रेट, सीक्रेट कैसे ओपन हो सकता है, ओपन सीक्रेट नहीं हो सकता, और आइडली बिजी, और बिजी आइडली कैसे हो सकता है। ही इज द वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप, ये देखिए वाइजेस्ट फूल, ये एग्जांपल बहुत बार आया, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक एग्जांपल आपके वर्ग 1 के पेपर में भी आया था पिछले साल, जो लास्ट ईयर के पेपर्स मैंने देखे उसमें। व्हाट इज द टर्म दैट रेफर्स टू पैराडॉक्सिकल अटरेंस दैट कंजॉइंस टू टर्म्स दैट इन ऑर्डिनरी यूसेज और कॉन्ट्रेरीज। ये देखिए पूरी परिभाषा दी गई है ऑक्सीमोरन की। कभी कभी परिभाषाएं देकर आपको सिलेक्ट करने कहा जाता है कि आप बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस डेफिनेशन में है। तो देखिए ये लिखा है कॉन्ट्रेरीज, और ये पैराडॉक्सिकली अटरेंस, पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन एक ही बात होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन जो है इसका सही आंसर है। अगली हमारी फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोले। हाइपरबोले जो होता है, हाइपरबोले में एक बात को बहुत बड़ा या घटा कर कहा जाता है जिसे वास्तव में नहीं होती, इसे ही हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। और डेफिनेशन देखिए, हाइपरबोले इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। जैसे कि चीजें होती हैं उनसे ज्यादा उनको हट करके बड़ा या तो अच्छा बताया जाए या बहुत खराब बताया जाए, या उनको बड़ा बताया जाए या बहुत नीचा दिखाया जाए, तो ऐसी चीजों को हम हाइपरबोले कहते हैं। एग्जांपल्स देखिए, पहला एग्जांपल है सी वेप्ट और सीन ऑफ टीयर्स। वो रोई कितने सागर के आंसू। अब सागर के आंसू आप देखिए, आंसू थोड़े बहुत होते हैं लेकिन यहाँ आंसुओं को सागर कह दिया गया, कुछ अजीब नहीं लगता, ऐसा लगता है कि अतिशयोक्ति हो रही है। दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रॉन्गर देन लायंस। वे ज्यादा तेज थे ईगल से और ज्यादा मजबूत थे शेर से। अब शेर से मजबूत होना और ईगल से तेज चलना, ये बड़ा अतिशयोक्ति लगता है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, खून की नदियां बह गई युद्ध में, ये बड़ा अतिशयोक्ति वाली बात है। और चौथा है द वेव्स रोल्ड द माउंटेन्स, और जो वेव्स हैं तरंगों ने लुढ़का दिया किसको, माउंटेन्स को, यानी पहाड़ियों को। तो ये सारे एग्जांपल्स हाइपरबोले के हैं, और हाइपरबोले इस तरीके से होता है जिसमें हम अतिशयोक्ति बताते हैं। नंबर 5 फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया जो है एक काव्यात्मक शैली है जिसमें प्रयुक्त शब्दों को ध्वनि के भाव या संकेत मिलता है। तो इसमें तो आप एक ही बात याद रखिए कि जितने साउंड हैं वो सब ही इस अलंकार में आ जाते हैं। ठीक, onomatopoeia is a figure of speech in which the sound suggests the sense or meaning. I babble, babble मतलब होता है तुतलाना, है ना, तुतलाना भी होता है। और I babble on the pebbles. Sword clanged, clang यानी झंझनाना, clang मतलब झंझनाना, and guns boomed, बंदूकें में धमाके हुए, ये बूम यानी धमाका होना होता है। ठीक है, धमाका होता है, गूंज भी होती है, बूम। द कैट्स म्यू यानी बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, म्यू है एक साउंड है। द स्नेक्स आर हिसिंग, हिसिंग एक साउंड है जिसको फुसकारना कहते हैं सांप का। एंड बीज आर बजिंग, और मधुमक्खियां भन भन कर रही थी। द डोर ओपन विद अ बैंग यानी दरवाजा खुला एक धमाके के साथ, बैंग एक साउंड है। तो यहाँ पर बेबल, क्लैंग, बूम्ड, म्यू, हिसिंग और बजिंग और अबैंग, ये सारे साउंड्स हैं। तो जानवरों की और पक्षियों की आवाजों को भी आप सारा कुछ जो है साउंड के रूप में याद कर लें, इन सारी बातों को, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये आवाजें, ये साउंड जो है आप याद रखें, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आइए अब क्राइज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवर पक्षियों की आवाज को जानते हैं। यह ओनोमेटोपिया की पहचान में सहायक होंगे। द हॉर्स ने, नेस मतलब होता है हिनहिनाना, रोर यानी दहाड़ना, हिसेज यानी फुसकारना, गिबर्स मतलब होता है गल गल,
और ब्रेज यानी रेखना, हम्स यानी भिन भिनाना, ट्यूटर्स या चर्प्स मतलब चहचहाना, म्यू यानी म्याऊ म्याऊ करना, कॉ यानी काव काव करना, क्रोज यानी होता है बाग देना मुर्गे का, और ट्रम्पेट्स कहलाती है चिघाड़ जो हाथी चिघाड़ते हैं, और ब्लीट्स कहलाता है बकरी का म्या म्याना, और जैकल का हाउल्स होता है गीदड़ हुआ हुआ करता है। तो आप इन सबके स्क्रीनशॉट्स ले लें और आप इनको अपने रजिस्टर्स में नोट कर लें। अगला फिगर ऑफ स्पीच है एपिस्ट्रॉफी, संबोधन। जब किसी निर्जीव वस्तु या मूर्त विचार को संबोधित करें तो ऐसे अलंकार को एपिस्ट्रॉफी कहते हैं। एन एपिस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, किसी मरे हुए को डायरेक्ट एड्रेस करें, टू द एब्सेंट जो ना हो उसको बताएं, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, जैसे ओ सॉलिट्यूड। अब देखिए सॉलिट्यूड क्या कहलाता है, एकांत, वेयर आर द चार्म्स, ठीक। तो यहाँ पर सॉलिट्यूड को देखिए, ये चिन्ह जो है ये आपको बताएगा एपिस्ट्रॉफी के बारे में, ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ठीक, इसी साइन से हम पहचानते हैं कि एपिस्ट्रॉफी क्या है। फ्रैलिटी, द नेम इज वुमेन, ये हैमलेट जो प्ले है हमारा विलियम शेक्सपियर का, उससे ली गई लाइन है, ये सॉलिलॉकी है। सॉलिलॉकी क्या होती है अपन पढ़ेंगे आगे जाकर के। हैमलेट में 7 सॉलिलॉकीज बोली गई है, तो उसमें से एक सॉलिलॉकी ये भी कहा है, फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, धोखाधड़ी एक औरत का नाम होती है। ये देखिए ये एपिस्ट्रॉफी संबोधित किया गया है और ये कोई है नहीं सामने, और पर्सोनिफाइज किया गया है इसको। ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री, ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री, यहाँ पर फिर एक बार एपिस्ट्रॉफी का यूज करके ओ ग्रेव संबोधित किया गया है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पिक्चर में लगाए, लाइफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, लाइफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, ये एग्जाम्पल है एपिस्ट्रॉफी का। फिगर ऑफ स्पीच याद करने की कुछ विधियां हैं, उसे आप जान लीजिए। सिमली में एज, लाइक और सो में से एक अवश्य लगा होता है। मेटाफर का छांटना आसान नहीं है, जिन वाक्यों में सो, लाइक और एज का प्रयोग ना हो, और अगर इनका प्रयोग कर दिया जाए तो केवल अर्थ में अंतर पड़ेगा, मेटाफर सिमली में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे द वर्ल्ड इज अ स्टेज मेटाफर है, परंतु द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज सिमली है। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन में दो विरोधी शब्द साथ साथ रखे जाते हैं, जैसे ऑनेस्ट थीफ, ईमानदार चोर, और क्रूअली काइंड हस्बैंड, बेरहम दयावान पति। पर्सोनिफिकेशन में बेजान चीजों को जानदार मान लिया जाता है। एपिस्ट्रॉफी में संबोधन का चिन्ह होता है, जबकि पर्सोनिफिकेशन में यह चिन्ह नहीं होता। एपिस्ट्रॉफी के सेंटेंस में ओ का प्रयोग अक्सर होता है। इन सेंटेंस के बाद में संबोधन का चिन्ह होता है, जिसे अंग्रेजी में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, लगा होता है। कभी कभी कॉमा का भी प्रयोग होता है। ओनोमेटोपिया में पशु पक्षियों की आवाज, नदी, समुद्र द्वारा की गई ध्वनि, बंदूक आदि की गड़गड़ाहट, तलवारों की खनखन की आवाज साफ तौर से देखी जा सकती है, जैसे वर्ड्स चैटर्स, कैनन्स बूम, कैनन से तोपें, बूम यानी धमाका करती हैं, इन द डिस्टेंस, द सोर्स क्लैंग। एलिट्रेशन, ये एक बहुत ही सरल फिगर ऑफ स्पीच है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। जब एक वाक्य में अधिकांश शब्दों का पहला अक्षर रिपीट किया जाए या मिलता जुलता हो तो उस फिगर ऑफ स्पीच को एलिट्रेशन कहा जाता है। She sells on the shore. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. ये देखिए सारे साउंड्स साके हैं, सारे साउंड्स पाके हैं, तो यहाँ एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन का एक एग्जांपल वर्गे की परीक्षा में आया था। सॉरी, मैं इसे पीछे ले चलता हूँ। सॉरी, ये देखिए वर्गे की परीक्षा में ये आया था। The fair round face, the snowy beard, which rhetoric is used in this line? Rhetoric, figure of speech को ही rhetoric कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सी rhetoric यूज की गई इस लाइन में? तो ये देखिए, the fair round face, पैरोडी, एलिट्रेशन, ह्यूमर और सिमली। तो सिमली तो है नहीं, एज लाइक नहीं है, ह्यूमर ये हास्य भी नहीं है, एलिट्रेशन है नहीं, ये रिपीटेशन है साउंड का। देखिए फेयर एंड फेस, तो यहाँ एलिट्रेशन को टिक करेंगे। एलिट्रेशन, when two or more nearby words start with the same consonant sound. Example, the beautiful blue butterfly bumped into a box. Hyperbole,
जब आप किसी छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर कहते हैं तो उसे फिगर ऑफ स्पीच को हाइपरबोले कहते हैं, इसी को अतिशयोक्ति कहते हैं। आई वॉज सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, यह बात कहने वाले का असल अर्थ यह है कि उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, है ना। आई वॉज सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, तो एक इंसान घोड़ा कैसे खा सकता है, तो बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे, मैं बहुत व्यस्त हूँ और आज मुझे बहुत सारा काम निपटाना है, इसका मतलब ये मिलियन थिंग्स टू डू, मेरे पास आज मिलियंस लाखों काम है करने के लिए। पन क्या होता है, पन दो वर्ड से फ्रेजेस जिनके एक से ज्यादा अर्थ हो या फिर अर्थ भिन्न हो परंतु साउंड या प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो, उनका चतुराई व हास्यपद तरीके से मजाकिया इस्तेमाल करना ही पन कहा जाता है। माई बाइसाइकिल नीड्स, ये दोहरे अर्थ बोलते हैं, जब अपन कुछ बोलते हैं और उसमें दो अर्थ होते हैं, वही होता है पन। My bicycle needs support to stand because it is too tired। यहाँ too tired शब्द का अर्थ है too tired, यानी बहुत थका हुआ। टायर, ये टायर वो है जो उसमें क्या कहते हैं बाइसाइकिल में होते हैं टायर उनको, लेकिन यहाँ पर too tired का मतलब यहाँ पर शब्द का जो अर्थ है बहुत थका हुआ होने से है, ये पन है। इसी तरह और भी होते हैं यूफिज्म वगैरह, लेकिन आपको इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की, जिसमें हम आपको आयरनी, सोनेट, एलिजी, बैलॉट, ये सब क्या होते हैं इन सब के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।